सीडीएस में हम लोग इकोनॉमिक्स को देखें, वहाँ तो बहुत मेजॉरिटी में बनी जाएगी चीजें, तो वहाँ पर हम कैसे देखते हैं सर इकोनॉमिक्स को? सीडीएस की बात करें ना, तो मैंने कहा ना, जैसे एक तो यूपीएससी एग्जाम लेता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ये समझ के चलिए कि जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस है या किसी स्टेट का पीसीएस है, लेवल के मामले में ये उसके बिल्कुल बराबर है। कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट की गलती क्या है ना, कि वो सिर्फ ये देखता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। कुछ ऐसा करिए ताकि स्टूडेंट कम एफर्ट्स करे, ज्यादा रिजल्ट लेकर आए। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा राशिद सर से। सर, मेरी राकेश सर से बात हुई और सर ने फुल सपोर्ट के साथ बोला है कि सर एनडीए सीडीएस के अंदर हम निकलें एक मिशन के ऊपर, जिसमें हम लोग पूरे इंडिया के अंदर सबसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने निकलें और एक मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ, और एक एक टीचर ऐसा मिले बच्चों को कि जो उनकी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी सारे अच्छे टीचर्स उनको मिल ही नहीं पाए। और प्राइस की अफोर्डेबिलिटी भी, कि यूपीएससी का टैग लगते ही इस प्राइस के ऊपर इसका प्राइस हाइक कर दिया जाता है और बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है। देखिए सर, बिल्कुल ये बात सही है कि अफोर्डेबल प्राइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हमारा इंडिया है और डाइवर्सिफाई है और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है इनकम को लेकर भी, तो हम इतना अफोर्डेबल रखें कि हर एक स्टूडेंट जो कि सीडीएस में एनडीए के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है ना, तो प्राइस यानी फाइनेंशियली मैटर्स जो है ना, वो उसके सामने ना आए, तो बहुत ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल आपको भी धन्यवाद दूंगा और राकेश सर को भी कि उन्होंने इस तरह का एक मिशन शुरू करा है कि इस बार सीडीएस एनडीए यानी कि डिफेंस पूरी तरीके से कैरियर विल का होगा। जो स्टूडेंट जुड़ेगा वो सेलेक्ट होकर ही बाहर जाएगा। फिर तो होपफुली हम इसी उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद दूंगा, मुझे इस मिशन में आपने शामिल किया है इकोनॉमिक्स को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीडीएस के लिए। तो स्पेशली तौर पर आप जानते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त लेवल की इसमें पूछा जाता है, क्योंकि माइक्रो भी पूछता है, मैक्रो भी पूछता है, इंडियन इकोनॉमी भी पूछता है सर उसके अंदर। और लेवल इतना बढ़िया रहता है उसके अंदर कि आप, क्योंकि यूपीएससी है तो ऑब्वियसली यूपीएससी अपना कुछ तो ऐसा दिखाएगा जो कि आप कहते हैं ना कि कोई बहुत सारे ऐसे टीचर भी है ना जो सब कुछ पढ़ाने में लगे हुए हैं। वो हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, वो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा तो रहे हैं सब कुछ, क्या वो उतनी क्वालिटी आपको दे पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, कई बार अफोर्डेबल प्राइस के लिए पढ़ लेते हैं, कई बार लगता है कि चलो थोड़ा सा किसी को देखकर ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। रियलाइज तब होता है जब सिलेक्शन नहीं होता। जी। और उसके बाद लगता है कई बार तो हम तो शायद अब बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है हमें। तो पहले से ना एक बिल्कुल माइंड सेटअप बढ़िया होना चाहिए कि हमें एक बार बिल्कुल बेहतर तरीके से करना है और कोई भी गलती, कोई भी कमी ना रह जाए। नहीं सर, मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा, राकेश सर ने भी बोला और मैंने यहाँ पे कई सारे टीचर से भी बात हुई, तो राशिद सर आप लीजिए, आप करंट अफेयर्स की भी टेंशन खत्म कर दीजिए। और एनडीए में सर क्या रोल रहता है हमारा इकोनॉमिक्स का? सर एनडीए में क्या है कि देखिए डायरेक्टली इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, इस तरीके के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्चुअल है वो नहीं पूछा जाता एनडीए में। लेकिन जो करंट अफेयर्स पूछी जाती है ना, वो एक तो अच्छे लेवल से पूछी जाती है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स का पूरा सेगमेंट विद इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यानी जो करंट अफेयर्स है उसके सवाल भी रहते हैं। तो सवाल तो बहुत सारे आते हैं, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं हमारे पास, कई बार इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट को नहीं पढ़ा, अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सर क्या है ना कि आपके पास कंसेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है। कई बार हम ये देखते हैं ना कि डायरेक्टली सवाल मिले ना मिले, पर जब हम उसे पढ़ते तो इनडायरेक्टली दूसरा सवाल सॉल्व होता है। ऐसा मैथ्स में भी बहुत बार होता है, ऐसा लगभग जीएस के बहुत सारे सेगमेंट में है। तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए ना और सीडीएस के लिए भी करंट अफेयर्स को अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो आपके बाकी सारे सेगमेंट भी आपके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते रहेंगे। तो बच्चों, आपको इस एनडीए और सीडीएस कैटेगरी में राशिद सर आपका पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन, चाहे वो एनडीए में 3 क्वेश्चन आए 4 आए, सर उनको पूरा गारंटी दिला रहे होंगे। और जो हमारा करंट अफेयर वाला होता है सर, उसको भी सर की एकदम कह लीजिए कि कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है सर की, कि उसको इतनी आसान तरीके से आपके पास रखेंगे। और सर हम लिमिटेड करंट अफेयर देंगे, डिफेंस वालों को तो कुछ ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे इनको। देखिए जितना जरूरत, मुझे ऐसा लगता है ना सर, आज की फील्ड में ना जिस तरीके से करंट अफेयर्स को लेकर मार्केट क्रिएट की गई, एक तरीके से ये कह लीजिए, और बहुत सारे तो चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ करंट अफेयर पर ही चल रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि करंट अफेयर्स इतना नहीं आता है, चाहे वो एसएससी लेवल के एग्जाम्स रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम रहा हो। और एनडीए और सीडी, देखो टीचर का मतलब ही क्या है, अगर बच्चा डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ेगा, वो साल भर मेहनत करेगा, 365 दिन करंट अफेयर पढ़ेगा, तो फिर टीचर ने तो कुछ नहीं पढ़ाया ना, उसने सब कुछ पढ़ लिया। एक्चुअली टीचर वो है जो सेलेक्टेड करंट अफेयर्स लाकर दे और उसमें से फिर स्टूडेंट के क्वेश्चन मिल जाए, ताकि बच्चे के पास टाइम बचे।
तो उसे सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, और मैंने इतने साल करंट अफेयर्स पढ़ाई है, एनडीए के लिए पढ़ाई है मैंने, करंट अफेयर स्पेशल क्लासेस लिए हैं उसके लिए, और हमेशा क्वेश्चंस मिले हैं। और अभी यही हमारे अप्रोच रहनी चाहिए कि हम वीकली एक क्लास करें और वीक में जो भी करंट अफेयर्स रही हो उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर हो हमारे, कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। देखिए दिन में तो 50 न्यूज क्रिएट होती है सर, कि 50 की 50 बता देंगे स्टूडेंट को तो फिर कोई बेनिफिट नहीं लगता। उसमें से आप सेलेक्ट करिए 5 से 10 और फिर वो स्टूडेंट को बताइए और उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाकर बताइए ये आ सकते हैं। उनको याद करने के लिए उसको रिपीट करिए बार बार, मंथली उसका टेस्ट लीजिए, कुछ ऐसा करिए ताकि स्टूडेंट कम एफर्ट्स करे, ज्यादा रिजल्ट लेकर आए, तब तो बेस्ट है। अदरवाइज तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना टाइम कहाँ है आप लोगों के पास। और सर अगर सीडीएस में हम लोग इकोनॉमिक्स को देखें, वहाँ तो बहुत मेजोरिटी में बानी जाएगी चीजें, तो वहाँ पर हम कैसे देखते हैं सर इकोनॉमिक्स को सीडीएस में? देखिए सर, सीडीएस की बात करें ना, तो मैंने कहा ना, जैसे एक तो यूपीएससी एग्जाम लेता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ये समझ के चलिए कि जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस है या किसी स्टेट का पीसीएस है, लेवल के मामले में ये उसके बिल्कुल बराबर है इकोनॉमिक्स का सेगमेंट। और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का एवरेज रहता है हर एग्जाम में। हमारे पास अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं 2020 से लेकर अगर हम 2025 तक आ रहे हैं, तो हर साल 2 बार एग्जाम हो रहा है और दोनों बार लगभग हमें 14-15 क्वेश्चन का मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें होता ही है सर कि कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप बिल्कुल फैक्ट याद करके गए और क्वेश्चंस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्टूडेंट की गलती क्या है ना, कि वो सिर्फ ये देखता है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। लाइक मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए बजट आ रहा है। अब बजट ऐसा है जो रेलवे एग्जाम में भी आता है, बजट एसएससी में भी आता है, बजट बैंकिंग में भी आता है, और बजट आपका सीडीएस सीएपीएफ में भी आ रहा है। लेकिन टाइटल बजट ही रहेगा क्लास का, पर उसके अंदर जो कंटेंट होगा, उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी जो डेप्थ होगी, वो ज्यादा मैटर करती है। तो स्टूडेंट कर क्या रहा है कि वो सिर्फ बजट पढ़ने का काम कर रहा है, सीडीएस के लेवल का बजट क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। वो नेशनल इनकम पढ़ रहा है, पर सीडीएस लेवल की कब पढ़ेगा? क्योंकि स्टैंडर्ड को डिफाइन करना जरूरी है। अगर आप स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करते, आप एसएससी का पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते, और आप यूपीएससी का पढ़ के एसएससी नहीं कर सकते। तो पहले ये जरूरी है सेलेक्ट कर लेना कि आप एक सेगमेंट बना लीजिए बिल्कुल, कि मुझे सीडीएस का लेवल चेक करना है पहले, और ये लेवल पीवाईक्यू से चेक होता है कि किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस किया गया है, कितनी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हम उस क्वेश्चन को करने के कैपेबल है भी या नहीं अभी, वो कैसे बनेंगे। क्योंकि सिर्फ चैप्टर के नाम देखकर और ये देखकर कि भाई इससे हमारे पास जो क्वेश्चन बने, जब हल्के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि पूरा पेपर जब तैयार होता है ना, तो कोई भी पेपर सिर्फ टफ क्वेश्चन से नहीं बनता। हल्के क्वेश्चन हर पेपर में रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं। जब आप इजी और मॉडरेट करते तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं, फिर कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन तो टफ क्वेश्चन में है, और वो नहीं कर पाए तो आप कहेंगे कि मैंने 15 में से 10 कर लिए। मैं कहता हूं वो 0 के ही बराबर है, क्योंकि 10 के बाद जो होगा वो सिलेक्शन दिलाएगा। मॉडरेट वाले नहीं दिला सकते, इजी वाले नहीं दिला सकते। डिफिकल्ट करने का प्रयास कीजिए, इजी अपने आप। ये जर्नी इन बच्चों की कैसे रहने वाली है? जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बस एक ही काम आपको करना है, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है कि हम कर सकते हैं इस काम को। अगर हम इस मिशन में लग रहे हैं ना, देखिए मैं हमेशा अपनी क्लास में ना एक बात कहता हूं, और वो बात यह है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल भी है। और लगभग आप जानते हैं कि जब हम जीएस पढ़ते हैं ना, तो जीएस के शुरुआती दिनों में रिजल्ट नहीं मिलता, हमें लगता है कम समझ में आ रहा है। मैं इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ, हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा सर, विराट कोहली का, जिसमें विराट कोहली ने बाद में हैरिस रऊफ पर एक 6 मारा था, और इंडिया ने वर्ल्ड कप में मैच चल रहा था, आईसीसी इवेंट चल रहा था। लेकिन होता क्या ना, बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बल्लेबाज शुरू में 10 बॉल खेलता है और वो उसमें करीब 7-8 रन बनाता है, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो आखिर की 10 बॉल में भी इतने बनाएगा। यही जीएस का काम है। तो जीएस में क्या होता है ना, शुरू में, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना आपस में कनेक्ट होते हैं, जब वो बाद में कनेक्ट होते चले जाते हैं ना, तब हमारी स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है। जैसे पहली 10 बॉल में 10 रन बनेंगे, लेकिन अब हम ग्राउंड समझ चुके हैं, पिच समझ चुके हैं, बॉलर की स्पीड सब कुछ समझ चुके हैं। अब वो अगली 10 बॉल जो होंगी वो 20 रन बनाएंगी, लास्ट की 10 बॉल में 40 बनेंगे। जीएस में भी यही है, पहला 1 महीना लगेगा कुछ नहीं आ रहा, फिर अगले 1 महीने में लगेगा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगला 1 महीना और गुजरेगा ना, फिर लगेगा हमें सब कुछ आ रहा है, क्योंकि हम पहले अपनी एक बेसिक अप्रोच जो है वो क्लियर कर चुके हैं। रिजल्ट उसके बाद मिलेगा। बस यही स्टूडेंट करता है क्या, कि वो 1-2 महीने पढ़ता है और जीएस छोड़ता है कि मुझसे नहीं होगी। वो उसने 2 महीने लगा दिए ना, अब बस उसको 1 महीने की जरूरत और थी, उसने वहां छोड़ दिया, वो गलती कर दी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत
पेशेंस के साथ शुरू करें और ये विश्वास करके कि जब अंत होगा सब बेहतर होगा। तो बच्चों इसी तरीके से अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। और हम लोग इस चीज़ में एक कदम और चल चुके हैं। आज एक दिन और आपकी एक खोज और ख़त्म, और सर का पूरी तरफ से सपोर्ट और पूरी तरफ से मैं बोलूँगा कि सर का जो एक्सपीरियंस है, और सर के साथ मैं भी, सर हम लोग शायद 2019 से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, हाँ 2019 से हम सर और connected हैं। आपके साथ तो मैं 2019 से कनेक्टेड हूँ, और मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ ना इन सब की, तो मैं 2013 से इस फील्ड में हूँ। और उसी समय से लगभग सीडीएस वगैरह के एग्जाम, एनडीए के, और जो हमारे एयरफोर्स वगैरह के जो डिफेंस के सभी एग्जाम्स हैं हमारे, मैं उसी में इन्वॉल्व रहा हूँ जब से। तो एक लंबी जर्नी हो चुकी है मेरे लिए, और शायद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सिलेक्शन के लिए बेनिफिटेड होगा। आपको उसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है पूरी ईमानदारी से। देखो, अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे ना, तो कोई भी आकर कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करा सकता। करना आपको ही पड़ेगा। हमारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको लेना है, उसके लिए आपको जुड़ना होगा हमसे। ठीक है बच्चों, तो कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए कि कैसा लग रहा है इतनी पॉजिटिव टॉक के बाद। और क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस भी आपका रिलीज हुआ होगा, क्योंकि बच्चे खुद से बहुत सोच लेते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, और एक एक वीडियो के माध्यम से, एक एक बीतते दिन के माध्यम से आपको ये भी पता लग रहा है कि अब चीज़ें आसान होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस मुहिम में, इस मिशन में हमारे साथ बनाए रखिएगा। जय हिंद बच्चों। जय हिंद भाई।